आज बात 3 खबरों की। पहली खबर देहरादून में शौर्य स्थल की लोकार्पण की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका लोकार्पण किया। उनके साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी आए। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, उत्तराखंड के वीरों ने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। और भी कुछ बातें उन्होंने कही। अब पता नहीं रक्षा मंत्री को ये बात पता है या नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राइमरी में पढ़ रहे बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं, क्योंकि अपने परिवार गांव में फौजियों को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि सेना में काम करने वालों का सम्मान होता है। मैं देहरादून, हरिद्वार, उत्तराखंड और मतलब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैदानी इलाके हैं, लेकिन पहाड़ों में अब भी ऐसा ही है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपकी सरकार ने सैनिकों को 4 साल के लिए अग्निवीर बनाकर इन बच्चों से, किशोरों से ये सपना छीन लिया है। इसके बाद जब आप उत्तराखंड के वीरों की महानता बताने के लिए शौर्य स्थल का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये जरे पर नमक छिड़कने जैसा है। ये ऐसा ही है कि खाना खाने के लिए तैयार हो रहे किसी जवान की थाली से उसकी भरी पूरी डाइट हटाकर 2 चम्मच चावल डाल दी जाए या आधी रोटी, और उसे बताया जाए कि अब से वो भोजनवीर है। इसके बाद उसके सामने व्यंजनों की तस्वीर रख दी जाए कि पहले ऐसा खाना परोसा जाता था। इस विडंबना को महसूस करने के बाद ये अजीब नहीं लगता है कि इस कार्यक्रम में शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल और शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के परिवार को नहीं बुलाया गया। लेकिन रक्षा मंत्री के ठीक पीछे उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पेट ताने खड़े दिखे। गणेश जोशी खुद सेना में काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अनिवार्य सेवा का कार्यकाल पूरा नहीं किया था, इसलिए कुछ लोग उन्हें अल्पकालिक फौजी या फौज का भगोड़ा कहते हैं। हालांकि अब उन्हें अग्निवीरों का पूर्वज भी कहा जा सकता है। दूसरी खबर जोशीमठ से जुड़ी हुई है। इसरो ने कल कुछ तस्वीरें जारी कर बताया था कि 12 दिन में जोशीमठ शहर 5.4 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी धंसने से जोशीमठ में आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर प्रभावित हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार धंसने का केंद्र 2180 मीटर की ऊंचाई पर जोशीमठ औली रोड के पास स्थित है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने NRSC इसरो के निदेशक से बात की और पूछा कि वे ऐसे समय में ऐसी रिपोर्ट कैसे जारी कर सकते हैं, ये दहशत पैदा कर रहा है। रावत ने बताया कि इसरो निदेशक ने उन्हें ये कहा है कि वे रिपोर्ट को अपडेट करेंगे और इधर वो रिपोर्ट हटा ली गई। बहरहाल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के समझदारी भरे काम से केंद्र ने भी सबक लिया और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा के बाद जोशीमठ से जुड़ी जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी गई। सभी केंद्रीय एजेंसियों को कोई भी सूचना सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया। अब मुझे लगता है कि इस तर्क का इस्तेमाल दूसरे मामलों में भी किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। जैसे कि STF को रोक देना चाहिए कि वो किसी भी भर्ती परीक्षा में किसी तरह की लीकेज की जानकारी साझा ना करे, क्योंकि इससे युवाओं में दहशत और निराशा फैलती है। STF को तुरंत अपने सारे बयान वापस ले लेने चाहिए और सारे केस बंद कर देने चाहिए। अब तीसरी खबर, ये महत्वपूर्ण खबर है, मुख्यमंत्री के बयान से निकली है। शुक्रवार को नकल विरोधी कानून को और सख्त बनाए जाने का फैसला किया कैबिनेट ने, और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं का हक मारने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री किस किस को पकड़ सकते हैं? सेना में भर्ती होने के लिए उत्तराखंड के युवा सालों साल तैयारी करते हैं। पहाड़ से दिल्ली तक उन्हें दौड़ते हुए देखा जा सकता है, लेकिन 4 साल के लिए अग्निवीर बनाकर उनसे छल करने वालों को क्या मुख्यमंत्री पकड़ सकते हैं? मेरा सवाल यह भी है कि 22 साल से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, उनके माता पिताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, इलाज और बच्चों के लिए सही पढ़ाई का इंतजाम न करवा पाने के दोषी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, अधिकारियों की फौज को क्या मुख्यमंत्री पकड़ सकते हैं? पेपर लीक करने वाले सबसे छोटे प्यादों यानी हाकिमों को पकड़ लिया गया है, लेकिन उनके मास्टरमाइंड हाकिमों को क्या मुख्यमंत्री पकड़ सकते हैं? अंकिता हत्याकांड के हत्या आरोपियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन रिजॉर्ट बनने देने, उनमें अपराध चलते रहने की इजाजत देने वाले सफेद पोशों को, VIPों को मुख्यमंत्री पकड़ पाएंगे क्या? कोरोना संकट में लाखों युवा वापस उत्तराखंड आए थे। उन्होंने यहाँ रोजगार हासिल करने, स्वरोजगार करने की कोशिश भी की, लेकिन ना तो रोजगार मिला, ना ही स्वरोजगार के लिए पर्याप्त सहायता। इनमें से ज्यादातर फिर रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। लाखों युवा वापस चले गए। उनके दोषी जो हैं नीति निर्माता, उनकी घोषणाओं को अमल में लाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को क्या मुख्यमंत्री पकड़ पाएंगे? पलायन रोकने के लिए, पलायन के लिए उत्तराखंड
रोकने के लिए ही, पलायन ना हो इसीलिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो पलायन रोकने के लिए बीजेपी की ही त्रिवेंद्र रावत सरकार ने एक पलायन आयोग बनाया था, जिसने सबसे पहले पौड़ी से देहरादून पलायन किया, और फिर 5 साल से वो बस ऐसी रिपोर्ट्स दे रहा है जो बातें लोग पहले से जानते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री ऐसे दसियों आयोगों, सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं जो युवाओं के कल्याण के नाम पर बस कागजों का पेट भर रहे हैं और करदाताओं के पैसे से मौज कर रहे हैं? और अब आखिर में बड़ा सवाल जोशीमठ से भी जुड़ा है। जोशीमठ के अलावा पूरे पहाड़ को खोखला कर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क परियोजनाओं, रेल परियोजनाओं की समीक्षा क्या मुख्यमंत्री कर सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री एनटीपीसी, टीएसडीसी, जीवीके जैसी कंपनियों को उत्तराखंड और इसके युवा, बुजुर्ग, बच्चों के प्रति किए अपराधों के लिए पकड़ सकते हैं? मुझे लगता है ये सारे सवाल पूछना भी शायद ज्यादती ही होगी और इनके जवाब मिलने की उम्मीद करना पागलपन।